भारत की नदियाँ, उसके अंदर तीन मुख्य नदी तंत्र जो उत्तर भारत के अंदर है, और वैसे ही तीन मुख्य नदी तंत्र दक्षिण भारत के अंदर है, जिनके बारे में हम एक एक करके सारों का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर पहला जो आएगा हमारे पास में वो होगा सिंधु नदी का तंत्र। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे गंगा नदी के बारे में, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसके बाद में तीन गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीन दक्षिण भारत की नदियों के तंत्र के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलेगी, तिब्बत से निकलकर ये यहाँ से, इसके अंदर सिंधु नदी की जैसे 5 सहायक नदियां हैं, जिसके अंदर सतलज, ब्यास, रावी, चीना और झेलम है। तो इसके अंदर से जो ये सतलज है और ये सिंधु नदी है, ये दोनों ही एंटीसीडेंट, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो ये वो नदी है जो मतलब बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। तो इनके अंदर क्या होगा कि मतलब इनका रास्ता पहले से निर्धारित है, वहीं से निकलती हैं। तो जैसे कि हिमालय का बाद में उद्गम हुआ, तो ये मतलब अपना मार्ग चेंज नहीं किया और यहीं से मतलब दर्रे वगैरह से निकल के और ये अपना मतलब वहीं से निकल जाती हैं। तो अब इसके अंदर ये सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलेगी और यहाँ से आगे चल के और जम्मू कश्मीर से होती हुई जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंदर मुजफ्फराबाद से ये प्रवेश करती है और ये पीओके में चली जाती है। अब इसकी सहायक नदियों में से कुछ नदियां तो हैं जिसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। उसके अलावा कुछ यहाँ से ये ऊपर 2 श्रेणी रहेगी जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, उसके अंदर काराकोरम और लद्दाख तो ऊपर आ गई और उसके जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी आएगी। तो ये जास्कर श्रेणी से ये नदी निकलती है, ये जास्कर नदी है जो भी इसी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और उसके अलावा ऊपर से ये श्योक नदी निकल रही है और एक श्योक की सहायक नदी है नुब्रा नदी, ये श्योक की ही सहायक नदी है जो सिंधु नदी के दाहिनी ओर से आके इसमें मिलती है। और इसके अलावा यहाँ से पीओके के अंदर से यहाँ से गिलगित और ये हुंजा और शिकारा वगैरह ऐसी नदियाँ, ये 3-4 नदी और जो है सिंधु नदी के दक्षिण पार्ट से आकर मिलती हैं। उसके अलावा बाईं ओर से मिलने वाली में एक तो जास्कर नदी हो गई और उसके अलावा ये जो पंच नदी तंत्र है, जिस पंच नदी तंत्र से जो भाग सिंचित होता है उसे ही हम पंजाब कहते हैं। तो अभी उसके बारे में एक एक करके 500 के बारे में हम जानेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 5 नदियां हैं, उसके अंदर एक सतलज हो गई, दूसरी ब्यास हो गई, रावी हो गई और ये चिनाब हो गई और ये झेलम हो गई। ये जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं मतलब उठ के हम जैसे ही ऊपर की तरफ देखते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे ही हमारा हाथ का ऊपर हो गया उत्तर। तो हम जैसे ही ये सुबह सवेरे के समय जो करने वाली वो चीज़ है, तो इससे हम ये याद रख सकते हैं ये मतलब ये सवेरे की चीज़ें हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, सवेरे की चीज़, सवेरा चीज़, इसी से हो जाएगा और इसका ऑर्डर होगा नीचे से ऊपर की तरफ। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनको याद रखने का तरीका है सवेरा सीज। ये जो हम सुबह उठते हैं तो उत्तर की तरफ जो देखते हैं तो यही वो हमारा ये सवेरा है जैसे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सवेरा, जो ये सवेरे की चीज़ है, तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, सवेरा चीज़। यहाँ से इसका नीचे से ऊपर की तरफ इसका ऑर्डर होगा। सतलज इसका मतलब हो गया सतलज, इसका मतलब हो गया व्यास, इसका मतलब हो गया रावी और ये चिनाब और ये झेलम। और मतलब ये ट्रिक भी याद रहेगी और ये इस ट्रिक से इसको बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। हमने एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या आती है कि हम कोई भी ट्रिक बना लेते हैं, कोई टीचर बता देता है या कोई भी ट्रिक बना लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम यही आती है कि हम एग्जाम समय में इतना प्रेशर होता है कि हम उस ट्रिक को ही भूल जाते हैं कि वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक याद नहीं आती, वो इतनी लंबी लंबी ट्रिकें वो हमारे याद नहीं रहेंगी। तो इसको सिंपली याद रख सकते हैं कि जैसे ये सवेरे की चीज़ है, ये उत्तर साइड है, ऊपर की साइड है, तो यहाँ ये क्या है, ये सवेरे की चीज़ है। इससे आसानी से हम यहाँ से हम याद रख सकते हैं। ये 5 नदियाँ हैं जिसके अंदर से, जिसमें पहली जो नदी है जो सतलज नदी है, ये भी
तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यहाँ से निकलती हुई तिब्बत के पठार, महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर लघु हिमालय सभी को पार करती हुई ये निकल जाती है। क्योंकि ये वो एंटीसीडेंट प्रकार की रिवर है, तो ये मतलब इन सारों को पार करती हुई धड़ल्ले से चलती आती है और ये यहाँ से आकर तीनों हिमालय की जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं, जो समानांतर तीनों पर्वत श्रेणियां उनको पार करते हुए ये आगे निकल जाती है। और इसकी ही एक वैसे तो व्यास नदी को सिंधु नदी के अंदर की नदियों के अंदर काउंट किया जाता है, बट वैसे जो व्यास नदी है ये सतलज की ही हम सब्सिडियरी रिवर बोल सकते हैं, क्योंकि ये कपूरथला के पास में ही इसके व्यास नदी के सतलज नदी के अंदर व्यास नदी मिल जाती है। ये जो व्यास नदी है इसका उद्गम स्थान यहाँ से रोहतांग दर्रे से होता है। और होता क्या है कि ये लाहौल और स्पीति से जो लद्दाख के लिए जो मार्ग होता है, ये मार्ग सारा पर्वतीय मार्ग है, तो इसके अंदर जो भी मतलब पर्वत के ऊपर से निकलने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। और जैसे मतलब जितने भी हमें दर्रा वगैरह मिलते हैं तो हम उनका यूज कर लेते हैं सड़क मार्ग के और रेल मार्ग के लिए, ताकि हमें जाने में वहां से आसानी हो जाए। तो इस जो लाहौल और स्पीति घाटियों से जो लद्दाख के लिए जो मार्ग है उसके अंदर हम हमारे पास में दो मुख्य दर्रे आएंगे, जिसके अंदर एक तो यहाँ पर आएगा रोहतांग दर्रा, एक उसके ऊपर आएगा बारालाचा दर्रा। तो ये रोहतांग दर्रे से दो नदियां तो रोहतांग दर्रे के सभी से निकलेंगी। उसके अंदर एक तो व्यास नदी आ गई और ऊपर से एक रावी नदी आ गई, और उसके आगे जो ये बारालाचा दर्रा है वहां से चिनाब नदी निकलेगी, जो इस सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। और वैसे देखा जाए तो ये मतलब रावी और ये झेलम नदी, ये दोनों चिनाब की ही सहायक नदियां हम सहायक नदियों के रूप में हम इसे जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले ही इसमें चिनाब नदी में मिल जाती हैं। और फिर हम ये सोचें कि मतलब ये चिनाब की ही सहायक नदियां क्यों हैं, क्योंकि ये रावी की भी तो सहायक नदी हो सकती है, तो ये झेलम की भी तो हो सकती है। बट हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी नदी है जिसमें जल प्रवाह सबसे ज्यादा है उसको हम मुख्य नदी मानते हैं, और उसमें जो उसके अलावा जो नदियां आके उसमें काउंट होती हैं, तो उसके अंदर जो छोटी नदियां हैं उनको हम उसकी सहायक नदियों के रूप में जानते हैं। इसलिए ये चिनाब ये उसकी मुख्य नदी हो गई, और उसकी एक छोटी सहायक नदी और है जिसे हम तवी नदी के नाम से जानते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। तो ये चिनाब नदी है, ये बारालाचा दर्रे से निकल जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे झेलम नदी के उद्गम स्थान की। तो ये झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है, जो ये महान हिमालय के बाद में जो मध्य हिमालय आता है उसके पीर पंजाल रेंज से इसका उद्गम होता है। और ये फिर आगे जाके यहाँ से मुजफ्फराबाद के पास से निकलकर और ये भारत और पाक की सीमा बनाती है, काफी दूर तक ये भारत पाक की सीमा बनाती है। और यहाँ पर यही एक नेचुरल बॉर्डर है। और यहाँ से आजकल जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी घुसपैठ होती है उसका भी एक अच्छा मार्ग है, क्योंकि नदी के अंदर काफी घुसपैठ की आसानी रहती है। और उसके बाद में यहाँ से आगे पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, और ये सारी नदियां आगे मिल जाती हैं यहाँ पे चिनाब के अंदर अपना जड़ डाल देती हैं। और उसके बाद में ये चिनाब आगे चलकर इसके अंदर ये सतलज नदी आकर मिल जाती है, और फिर ये सभी कंबाइंड रूप से यहाँ पर ये सिंधु नदी के अंदर अपना जड़ डाल देती हैं। ये जहाँ पे जड़ डालती हैं ये मिठनकोट नाम की जगह है जो पाकिस्तान के अंदर है, और ये सिंधु नदी इस पे एक मुख्य जो बांध है वो भी पाकिस्तान के अंदर ही है, उसका नाम है मंगला बांध। उसके बाद में हम ये जो इनकी सहायक नदियां हैं इनके ऊपर जो बनी हुई परियोजनाएं हैं उनको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सतलज जो नदी है, तो सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा और नांगल बांध बने हुए हैं, जो कि सीधे बांधों के अंदर विश्व में सबसे बड़ा बांध है ये भाखड़ा नांगल बांध है। और ये यहाँ पर ये भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जो हिमाचल की परियोजना नागपाल और झांकरी परियोजना भी इसके अंदर हिमाचल के अंदर यहाँ पे चलती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं व्यास नदी की। तो इसके ऊपर पौंग और पटोरा बांध बने हुए हैं, और ये यहाँ पे कपूरथला के पास में आकर इसके अंदर सतलज के अंदर मिल जाती है। और इसके पास में हरी के बैराज से एक मतलब नहर निकलती है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचित करती है। इससे जो है इधर वाला पश्चिमी राजस्थान का जो हिस्सा है जो अक्सर सूखा रहता था, वो इंदिरा गांधी नहर की वजह से यहाँ पे मतलब सिंचाई होती है। इसके बाद में सतलज, व्यास, और उसके बाद में हो गई रावी। और रावी इतनी बड़ी नदी नहीं है और इस पे इतनी बड़ी परियोजनाएं नहीं चलती। उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी चिनाब नदी की।
तो चिनाब नदी के अंदर हमारे पास में दुलस्ती और सलाल दो मुख्य परियोजनाएं हैं जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सलाल और दुलस्ती किस पे है? ये दोनों चिनाब नदी के ऊपर है।